जब हम हिंदी गद्य शिक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि गद्य शिक्षण होता क्या है। गद्य शिक्षण में बच्चे क्या पढ़ते हैं या क्या पढ़ाया जाता है। तो देखिए, जब हम गद्य शिक्षण की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इसमें कहानी आती हैं, इसमें उपन्यास आते हैं, इसमें जीवनी आती हैं, इसमें आत्मकथा आती हैं, इसमें संस्मरण आते हैं, रेखा चित्र आते हैं, पत्र आते हैं, उपन्यास आते हैं। तो ये सब गद्य की अलग अलग विधाएं हैं जिसको हम हिंदी गद्य शिक्षण में पढ़ते हैं। तो अब प्रश्न ये भी आता है कि अच्छा, अब इनको पढ़ाने का तरीका क्या है, इनको किन विधियों से पढ़ाया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी गद्य शिक्षण की जो अलग अलग विधियां हैं हम उन विधियों की बात करेंगे। क्योंकि ये जो विधियों वाला जो सवाल है ना, आपसे सीटेट में भी पूछा जाएगा, और भविष्य में आप जब चाहे हम पीआरटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें, जब आप इन अलग अलग परीक्षाओं को दोगे तो वहां पर भी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको हिंदी गद्य शिक्षण की अलग अलग जो विधियां हैं उनके बारे में पता चल सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गद्य शिक्षण की बात करते हैं। गद्य शिक्षण होता क्या है। तो देखिए, जब हम गद्य शिक्षण की बात करते हैं ना, तो गद्य शिक्षण, गद्य क्या है। गद्य शब्द गद्य धातु से बना है जिसका अर्थ क्या होता है, स्पष्ट कथन। जैसे हम कविताएं कहते हैं ना, कविता या पद्य की बात करते हैं तो उसमें स्पष्ट कथन नहीं होता। ठीक है, वो पद्यबद्ध होते हैं, छंदबद्ध होती हैं। लेकिन जब हम गद्य की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, स्पष्ट कथन, बिल्कुल सीधी बात। तो गद्य में तथ्यों और विचारों को सर्वमान्य भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। चाहे हम कहानी की बात करें, चाहे हम जीवनी की बात करें, हम आत्मकथा की बात करें, हम उपन्यास की बात करें, हम पत्र की बात करें, हम निबंध की बात करें। तो गद्य में तथ्यों और विचारों को सर्वमान्य भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, और गद्य में जीवन की वास्तविकता की झलक मिलती है। जैसे हम अलग अलग उपन्यास पढ़ते हैं, अलग अलग जो लेखक हैं, ठीक है, कथाकार हैं, हम उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, पत्र पढ़ते हैं। तो इसमें जीवन की वास्तविकता की झलक मिलती है, और मनुष्य की सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति का लिखित रूप ही क्या है, गद्य है। तो इसमें छंद, लय, अलंकार, रस आदि का प्रयोग आवश्यक नहीं है। इन सब का प्रयोग किसमें आवश्यक होता है, पद्य में, कविताओं में, लेकिन गद्य में इनका प्रयोग आवश्यक नहीं होता। तो गद्य में लेखक तभी सफल माना जाता है जब विचारों को त्रुटि रहित व व्याकरण सम्मत भाषा में प्रस्तुत करता है। तो देखिए, जब हम गद्य की बात करते हैं तो गद्य में इस चीज पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो भी आप लिखो व्याकरण सम्मत भाषा में ही लिखो। किसी तरह की व्याकरणिक त्रुटि नहीं होनी चाहिए। लेकिन पद्य जो होती है, जो एक व्याकरणिक जो नियम होते हैं उससे अलग होते हैं। ठीक है, व्याकरणिक नियमों को किसमें देखा जाता है, गद्य में देखा जाता है। ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो गद्य शिक्षण है, गद्य शिक्षण में क्या क्या आते हैं, क्या क्या इसकी विधाएं हैं। तो इसमें कहानी आती है, नाटक आते हैं, एकांकी है। नाटक जैसे माना जाता है कि नाटक के आ, 6 हिस्से होते हैं, तो उसका जो सिर्फ एक हिस्सा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एकांकी कहते हैं। ठीक है। पत्र आता है, निबंध आते हैं, जीवनी आती है, आत्मकथा आती है। जीवनी और आत्मकथा में क्या फर्क होता है, अगर मान लो कोई लेखक है अपने खुद के बारे में लिखता है तो उसको हम आत्मकथा कहते हैं, लेकिन वो अगर किसी दूसरे के बारे में लिखता है तो उसको जीवनी कहते हैं। ठीक है। संस्मरण मतलब कोई एक याद जीवन की, उसको आधार मान कर आप उसके बारे में जब लिखते हैं। रेखा चित्र, रेखा चित्र जैसे एक उदाहरण के लिए हिंदी में 7वीं कक्षा की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें एक जो अध्याय है नीलकंठ, मतलब किसी भी चीज का इस तरह से वर्णन करना शब्दों के माध्यम से कि ऐसा लगे कि वो चीज हमारे आंखों के सामने ही चल रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, गद्य की अलग अलग विधाएं हैं, और इसमें उपन्यास भी सम्मिलित है। ठीक है। तो अब प्रश्न हमारे सामने यही आता है कि गद्य शिक्षण की अलग अलग विधियां कौन सी हैं। तो विधियों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम व्याख्यान विधि की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लेक्चर मेथड। तो व्याख्यान विधि की जब हम बात करते हैं तो शिक्षक गद्यांश का अर्थ, भाव तथा कठिन शब्दों की व्याख्या करता है। सामान्य तौर पे हम देखते हैं ना कि जो व्याख्यान विधि के द्वारा ही ज्यादातर शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो व्याख्यान जो विधि होती है शिक्षक केंद्रित विधि होती है। यहाँ पे शिक्षक बोलता है,
पाठ के बारे में, अध्याय के बारे में बच्चों को बताता है और बच्चे ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, फिर हम वाचन विधि की बात करते हैं। तो देखिए, वाचन विधि का मतलब अगर हम देखें तो वाचन दो तरह के होते हैं। पहला मतलब आप इसको तीन तरह के वाचन होते हैं। पहला, जब हम आदर्श वाचन कहते हैं, गद्य शिक्षण की बात करें तो आदर्श वाचन में क्या होता है, शिक्षक व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करके सही तरीके से बच्चों के सामने बोलता है। ठीक है, पाठ को प्रस्तुत करता है। और अ, अनुकरण वाचन मतलब शिक्षक बोलता है और उसके साथ साथ बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। और मौन वाचन का क्या अर्थ होता है, बच्चे मन में पढ़ते हैं। ठीक है, शिक्षक कई बार कहते हैं कि ठीक है अब आप उसको मन में पढ़ो और फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप बताओ। तो वाचन, ठीक है, वाचन विधि भी होती है जहाँ पे शिक्षक जो है आदर्श वाचन मतलब सही तरीके से बच्चों के सामने अध्याय को रखता है। और बच्चे भी क्या करते हैं, शिक्षक कई बार होता है शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, मन में पढ़ते हैं, मौन वाचन। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि दोनों में अगर हम देखें तो व्याख्यान तो शिक्षक केंद्रित है, लेकिन प्रश्नोत्तर में क्या है, शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है तो बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और फिर बच्चे भी कक्षा में शिक्षक से प्रश्न पूछ रहे हैं और शिक्षक उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। तो गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों की समझ का विकास किया जाता है इस विधि के अंतर्गत। और ये विधि कक्षा को सक्रिय बनाती है। इसमें चाहे हम शिक्षक की बात करें, विद्यार्थी की बात करें, दोनों ही सक्रिय रहते हैं। ठीक है, शिक्षक को लगता है कि कोई मतलब शिक्षक को अगर ये लगे कि हाँ ये देखना है कि बच्चों को अभी तक समझ में आया कि नहीं आया, तो बच्चों से प्रश्न पूछ सकता है। और बच्चे भी क्लास में सक्रिय होते हैं कि हाँ उनको लगता है कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो शिक्षक हमसे प्रश्न पूछ ले। और साथ ही साथ बच्चों को भी अगर कुछ नहीं समझ में आए तो बच्चा भी शिक्षक से प्रश्न करता है। तो ये प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, फिर हम चर्चा विधि की बात करते हैं, डिस्कशन मेथड की बात करते हैं। तो ये हम इसको परिचर्चा विधि भी कहते हैं, विचार विमर्श विधि भी कहते हैं। तो पाठ के मुख्य विचार, संदेश, मूल्यों पर सामूहिक चर्चा क्लास में होती है। अलग अलग सभी बच्चे क्या करते हैं और उस विषय पर अपने विचारों को रखते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी विषय पर जब हम बच्चे अपने अपने विचारों को रखते हैं तो इससे कई बार क्या होता है कि बच्चों की जो है जो जानकारी है, नॉलेज है, वो बढ़ती है। और कई बार आपकी अगर किसी विषय के बारे में जानकारी सही नहीं है तो जानकारी सही होती है। ठीक है, तो इसमें आलोचनात्मक एवं तार्किक सोच विकसित होती है बच्चों में, उनको सही का पता चलता है। ठीक है, क्या अलग अलग विषय है, ठीक है, उसके विषय में जो चीजें हैं उसको मतलब अलग अलग विषयों के बारे में बच्चों को सही जानकारी होती है चर्चा विधि के द्वारा। फिर हम दृश्य श्रव्य विधि की बात करते हैं। दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना। ठीक है, तो इसमें सामान्य तौर पर जो शिक्षण सामग्री है, चित्र है, मानचित्र है, मॉडल है, वीडियो है, चार्ट है आदि का उपयोग करके शिक्षक बच्चों को जो विषय है उसके बारे में पढ़ाता है, समझाता है। तो इससे बच्चा जो है क्लास में रुचि लेकर अच्छे से सीखता है, समझता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं दृश्य श्रव्य विधि। फिर समस्या समाधान विधि, पाठ में प्रस्तुत समस्या या स्थिति का समाधान विद्यार्थियों से खोजने का प्रयास कराया जाता है। तो इस विधि में क्या होता है कि कोई भी बच्चे पाठ पढ़ रहे हैं, उसमें कोई प्रश्न आ गया, ठीक है, इस तरह की कोई स्थिति आ गई, कोई समस्या आ गई, तो बच्चों से कहा जाता है आपस में आप सोचो, आप सोचो, ठीक है, इसका उत्तर आप ढूंढो और फिर हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों के सामने अध्याय से संबंधित एक समस्या रख दी जाती है और बच्चे उसके बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं और फिर कक्षा में अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। तो ये विधि क्या करती है, चिंतन एवं निर्णय क्षमता का विकास करती है। ठीक है, समस्या समाधान विधि। फिर हम कहानी कथन की बात करते हैं, सबसे लोकप्रिय विधि है क्योंकि बच्चे इस विधि को बहुत पसंद करते हैं। और कहानी कथन के माध्यम से बच्चों को अध्याय बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। तो इस विधि के अंतर्गत अध्यापक कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों को विषय वस्तु का ज्ञान देता है। फिर वाद विवाद की बात करें, डिबेट की बात करें, तो इस विधि के अंतर कोई विषय अगर लेते हैं तो विद्यार्थियों का एक समूह उसके पक्ष में बोलता है, एक उसके विपक्ष में बोलता है। तो मतलब एक विषय पर बच्चों को जो पक्ष में बोले चाहे विपक्ष में बोले, लेकिन बच्चों को उस विषय के बारे में एक तरह से संपूर्ण जानकारी होती है कि उसमें क्या सही पक्ष है, क्या गलत पक्ष है। और इसके साथ साथ बच्चे इस समूह के सामने बोलने का प्रयास करते हैं, बोलना सीखते हैं ताकि उनके अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाए। फिर नाटक मंचन विधि की बात करते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, अध्यापक नाटक जो है आदि पाठों का वाचन कराते समय विद्यार्थियों द्वारा नाटक का मंचन कराता है। मतलब क्या है, एक लेक्चर विधि के माध्यम से, व्याख्यान विधि के माध्यम से अगर आप बच्चों को पाठ पढ़ाओगे तो सिर्फ आप उसके बारे में पढ़ा दोगे, लेकिन जब हम नाटक मंचन की बात करते हैं ना तो यहाँ पर क्या होता है,
आप क्या करते हैं, पाठ की जो अलग अलग पात्र है ना, उन पात्रों की जो भूमिका है अलग अलग विद्यार्थियों से निभाने से कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसा करो, तुम खरगोश का पात्र निभाओ, तुम शेर का पात्र निभाओ, तुम बाघ का पात्र निभाओ, तुम हाथी का पात्र निभाओ। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को अध्याय के बारे में, एक तो बच्चे कक्षा में जब नाटक मंचन करते हैं तो एक तो कक्षा में बच्चे सक्रिय रहते हैं और उनको मतलब इसमें बच्चों की पूरी भागीदारी कक्षा में होती है और बच्चे रुचि पूर्ण तरीके से खुशी खुशी चीजों को सीखते हैं। और इस तरह से जब बच्चा खुद से करके सीख रहा है तो ये जानकारी बच्चों के दिमाग में लंबे समय तक रहती है। फिर हम विश्लेषण विधि की बात करें और संश्लेषण विधि की बात करें, दोनों विधि में क्या फर्क है। देखिए जब हम विश्लेषण विधि की बात करते हैं ना, तो विश्लेषण का मतलब तोड़कर समझना, मतलब क्या है, किसी विषय को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके समझाना। और गद्य पाठ के प्रत्येक अनुच्छेद शब्द या भाव का अलग अलग विश्लेषण करना। ठीक है, जैसे एक उदाहरण की तरह हम लेते हैं कि जब हम मान लो निबंध की हम बात करते हैं, ठीक है, हम दीपावली पे या होली पे अलग अलग त्योहारों पे जब हम निबंध की बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम निबंध में क्या करते हैं, उस त्योहार के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, फिर हम उसके इतिहास के बारे में बात करते हैं, मतलब अलग अलग हम क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बच्चों को उस त्योहार के बारे में बताते हैं। पहले क्या है, त्योहार क्या है, ठीक है, फिर हम उसके इतिहास की बात करते हैं, फिर किस तरह से मनाया जाता है, फिर हम बात करते हैं क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों को समझाते हैं। और फिर जब हम संश्लेषण विधि की बात करते हैं तो संश्लेषण में क्या होता है, उन टुकड़ों को जोड़कर इकट्ठे हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमें त्योहार किस तरह से मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो विश्लेषण विधि में क्या होता है कि किसी भी एक बड़े पाठ को छोटे छोटे हिस्से में बच्चों को बताया जाता है ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। और संश्लेषण विधि में क्या होता है कि अलग अलग भागों को जोड़कर समग्र रूप से उनको समझाया जाता है, समग्र निष्कर्ष और एकीकृत समझ विकसित की जाती है ताकि बच्चों को एक पूरे अध्याय की जानकारी हो सके। ठीक है, फिर हम शब्दार्थ कथन की बात करते हैं। शब्दार्थ कथन विधि, इसमें क्या होता है, कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाता है। ठीक है, तो शब्दार्थ कथन में क्या होता है, कठिन शब्दों का अर्थ बताना। यह विधि केवल शब्दों के अर्थ समझाने पर केंद्रित है, लेकिन जब हम अर्थ कथन की बात करते हैं तो इसमें भी कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाता है, लेकिन उन कठिन शब्दों का अर्थ बताने के साथ साथ उसका वर्णन भी किया जाता है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जाती है। ठीक है, तो अध्यापक गद्यांश का वाचन करते करके उसमें आए जो कठिन शब्द है उसका अर्थ विद्यार्थियों को बताता है। और इस विधि में पूरे वाक्य अनुच्छेद या पाठ के भाव और संदेश की व्याख्या की जाती है। जैसे मान लो एक उदाहरण है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजड़बंद न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम उन्मुक्त की बात करते हैं तो उन्मुक्त का तो एक अगर हम देखें तो बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी तरह का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। तो ये तो शब्दार्थ कथन विधि के माध्यम से हमने उसका अर्थ बता दिया, लेकिन अर्थ कथन विधि में अगर हम बात करें तो उसका अर्थ तो बताएंगे बताएंगे, साथ ही जो इस स्वतंत्रता होती है, जो उन्मुक्तता होती है, इसका क्या महत्व है, उसको महत्व को भी बताएंगे। ठीक है, फिर समीक्षा विधि क्या होती है कि इस विधि के अंतर्गत अध्यापक गद्यांश का वाचन करके भाषाई तत्वों के आधार पर अध्याय के जो गुण दोष हैं, क्या हमने सीखा, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, तो इन विषय पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने गद्य शिक्षण की जो अलग अलग विधियां थी उनके बारे में बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।